वेलकम टू श्री क्लासेस। आज हम लोग सेट नंबर 8 से जीके, जीएस और करेंट अफेयर्स साथ ही कंप्यूटर के प्रश्नों को विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो यहाँ से स्टार्ट होता है जनरल नॉलेज एंड करेंट अफेयर्स का प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मुर्शिद कुली खान डैश के नवाब थे। ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी अवध, ऑप्शन सी हैदराबाद और ऑप्शन डी बंगाल। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी बंगाल। ठीक है, अब देखिए स्वतंत्र बंगाल की नींव जो है वो कौन डाला था? तो मुर्शिद कुली खान ही डाला था स्वतंत्र बंगाल की नींव। साथ ही हम लोग जान जाते हैं कि इनका जो है जब यह वहां के नवाब थे तो इनका शासन काल कब से कब तक था? तो इनका शासन काल था 1717 से 1727 वर्ष, 1727 तक, अर्थात 10 वर्ष का इनका शासन रहा। इन्होंने जो बंगाल की राजधानी ढाका थी उसको परिवर्तन करके मुर्शिदाबाद किया। इन्होंने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद को बनाया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अकबर के साम्राज्य में सेनापति को क्या कहते थे? ऑप्शन ए दीवान, ऑप्शन बी कोतवाल, ऑप्शन सी फौजदार और ऑप्शन डी बख्शी। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी फौजदार। फौजदार का अर्थ होता था जिले का प्रधान फौजी अधिकारी। जिले का प्रधान फौजी अधिकारी। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पे है बख्शी, तो बख्शी का होता था प्रांतीय सैन्य प्रधान या प्रबंधक। जो प्रबंधक होता था उनको बोला जाता था बख्शी। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर है जैसे कोतवाल, तो कोतवाल जो होता था वो होता था नगर का प्रधान। नगर प्रधान, इसको कोतवाल कहा जाता था। और जो दीवान होता था यह तीनों से ऊपर का पोस्ट होता था प्रांतीय राजस्व का प्रधान। प्रांतीय राजस्व का प्रधान, उसको दीवान बोला जाता था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 1526 में डैश ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। ऑप्शन ए चंगेज खां, ऑप्शन बी तैमूर, ऑप्शन सी मीरान शाह और ऑप्शन डी बाबर। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन डी बाबर। 1526 में बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली आगरा पर कब्जा कर लिया। और कभी कभी पूछता है कि बाबर ने तुलगामा पद्धति युद्ध का प्रयोग किस युद्ध में किया? तो वह किया था पानीपत के युद्ध में। इसी युद्ध में किस नीति का पालन किया गया था, किस युद्ध तकनीक का पालन किया था? तो तुलगामा युद्ध पद्धति। ठीक है, अब कभी कभी यह भी क्वेश्चन पूछता है कि बाबर ने भारत पर कितने बार आक्रमण किए? तो बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किए। ठीक है, और बाबर को उदारता के लिए किसका उपाधि दिया जाता है? तो इनको उदारता के लिए इनको उपाधि दिया है, कलंदर की उपाधि दिया गया है। तो यहां से हम लोग 3-4 क्वेश्चन को सीखे
कि पानीपत का जो युद्ध हुआ था वो किसके बीच में हुआ था, तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। बाबर को जो है भारत पे अभी तक टोटल जो है 5 बार आक्रमण किया था। इनको जो है कलंदर की उपाधि से विभूषित किया गया था। और पानीपत के ही युद्ध में तुलगामा युद्ध पद्धति का भी प्रयोग किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। एक क्लिनिकल थर्मामीटर तापमान को डैश तक बढ़ाया जाता है, सॉरी डैश तक बढ़ा जाता है। ऑप्शन ए 25 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस तक। ऑप्शन बी 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी 38 डिग्री सेल्सियस से 48 डिग्री सेल्सियस। और ऑप्शन डी 32 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक, अब देखिए, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि थर्मामीटर का आविष्कार कौन किए थे। तो थर्मामीटर का आविष्कार किए थे डेनियल गेवियर फ़ारेनहाइट। डेनियल ग्रेवियल फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो यहां से भी फ़ारेनहाइट से भी हम लोग इसका नाम को याद आराम से रख सकते हैं। साथ ही अब हम लोग थोड़ा सा और भी जान जाते हैं कि मनुष्य के शरीर का तापमान जो है डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और बात किया जाए, इसी को कभी कभी पूछ देगा कि केल्विन में कितना होता है, तो 310 केल्विन होता है। और अगर पूछा जाए कि फ़ारेनहाइट में कितना होता है, तो ये होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, मनुष्य का तापमान डिग्री सेल्सियस में होता है 37, केल्विन में होता है 310 के, और फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। ऑप्शन ए राजकोषीय नीति अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति और ब्याज दर से संबंधित है। ऑप्शन बी सरकार राजकोषीय नीति से संबंधित है। ऑप्शन सी राजकोषीय नीति सामान्य आर्थिक नीति से जुड़ी होती है, देश की रणनीति। और ऑप्शन डी राजकोषीय नीति में कर नीति, व्यय नीति, निवेश या विनिवेश रणनीति पर ऋण शामिल है, या अधिशेष प्रबंधन। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, यह जो है कथन राजकोषीय नीति अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति और ब्याज दर से संबंधित है, यह क्या है, तो यह गलत है। शेष जो सभी आप देख रहे हैं यह क्या है, तो यह सही। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कुछ सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप की जांच के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम पारित किया गया था। ऑप्शन ए परिसीमन अधिनियम। ऑप्शन बी लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम। ऑप्शन सी धन शोधन निवारण अधिनियम। और ऑप्शन डी केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम। ठीक है, तो कुछ सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए भारत सरकार द्वारा लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम पारित किया गया था। साथ ही यहां से और भी कुछ चीज को हम लोग जानते हैं जो कि इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जैसे हो गया प्रथम भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग कब से कब तक था, तो यहाँ पे हम लिख भी देते हैं प्रथम भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग
1966 से 1970, ठीक है, की सिफारिश पर नागरिकों की समस्या के समाधान हेतु दो विशेष संस्था लोकपाल व लोकायुक्त का सिफारिश किया गया था। तो इसी के द्वारा दो संस्था बनाया गया था, एक का नाम था लोकपाल और दूसरा था लोकायुक्त, ठीक है। और अगर यहां से पूछा जाए कि सर्वप्रथम लोकायुक्त का गठन किस राष्ट्र में हुआ था, तो यह हुआ था महाराष्ट्र में। और कब हुआ था, तो हुआ था 1971 में, ठीक है। प्रथम लोकपाल का अगर बात किया जाए, सर्वप्रथम लोकायुक्त का गठन सन 1971 में कहा हुआ था, तो महाराष्ट्र में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कुमायूं क्षेत्र में नंदा देवी मेले का आयोजन हर 5 साल किस महीने में किया जाता है? ऑप्शन ए सितंबर, ऑप्शन बी मई, ऑप्शन सी दिसंबर और ऑप्शन डी फरवरी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए सितंबर। कुमायूं क्षेत्र में नंदा देवी मेले का आयोजन हर साल सितंबर महीने में किया जाता है और यहाँ मां नंदा की पूजा शक्ति स्वरूप मां पार्वती के रूप में किया जाता है, ठीक है। नंदा देवी को मां पार्वती के रूप में पूजा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 1942, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1932 और ऑप्शन डी 1935। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी 1935। तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वो 1935 ईस्वी में की गई थी। और इसका कभी कभी पूछता है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था, राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949, ठीक है। और भारतीय रिजर्व बैंक का जो है मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है मुंबई में, मुंबई में, ठीक है। अब देखिए आरबीआई का जो वित्तीय वर्ष होता है वो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। क्लियर? और अगर पूछा जाए कि भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष कब होता है, तो लेखा वर्ष जो होता है, लेखा वर्ष यह होता है 1 जुलाई से 30 जून का, ठीक है। तो एक बार फिर से हम लोग इस क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था, तो 1935 में हुआ था। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1949 में हुआ था, ठीक है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। और इसका जो वित्तीय वर्ष होता है ये कब होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का समय को इसका वित्तीय वर्ष बोला जाता है। और लेखा वर्ष होता है इसका 1 जुलाई से लेके 30 जून तक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन विकासशील और उभरते बाजार देशों में विश्व बैंक और आईएमएफ द्वारा संयुक्त रूप से किसी देश के वित्तीय क्षेत्र का व्यापक और गहन विश्लेषण है? ऑप्शन ए वित्तीय क्षेत्र का मूल्यांकन और निगरानी, ऑप्शन बी विकासशील अर्थव्यवस्थाएं वित्तीय लेखा परीक्षा योजना, ऑप्शन सी वित्तीय क्षेत्र आकलन कार्यक्रम और ऑप्शन डी वित्त और सामाजिक आर्थिक लेखा परीक्षा योजना। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी वित्तीय क्षेत्र और आकलन कार्यक्रम, ठीक है। तो वित्तीय क्षेत्र आकलन कार्यक्रम विकासशील और उभरते बाजार देशों में विश्व बैंक और आईएमएफ द्वारा
संयुक्त रूप से किसी देश का वित्तीय क्षेत्र का व्यापक और गहन विश्लेषण है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, पठारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए, मारवाड़ पठार दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है। ऑप्शन बी, दक्कन पठार भारत का सबसे पुराना पठारों में से एक है। ऑप्शन सी, एक पठार एक ऊंचा प्लेट भूमि है। ऑप्शन डी, पठार खनिज जमा में समृद्ध है। तो देखिए यहां पर क्या पूछ रहा है कि नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, मारवाड़ पठार दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है। अगर बात किया जाए कि दुनिया का सबसे ऊंचा पठार कौन है, तो दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है पामीर का पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो पामीर का पठार। इसको दुनिया का छत भी बोला जाता है, दुनिया का छत भी बोला जाता है। ठीक है, इसको संबोधित किया जाता है पामीर का पठार को दुनिया का छत। अब देखते हैं हम लोग भारत का जो सबसे ऊंचा पठार का बात किया जाए, तो भारत का सबसे ऊंचा पठार है दक्कन का पठार। इसको प्रायद्वीपीय पठार के नाम से भी जानते हैं। तो दक्कन का जो पठार है वो भारत का सबसे ऊंचा पठार है और इसको प्रायद्वीपीय पठार के नाम से भी जाना जाता है। अब धारवाड़ का जो पठार है वो कहां, किस राज्य में स्थित है, तो धारवाड़ का पठार स्थित है कर्नाटक में। कहां पे स्थित है, तो कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, दांत के सड़न किसके कारण से होते हैं? ऑप्शन ए, वायरस। ऑप्शन बी, कवक। ऑप्शन सी, प्रोटोजोआ। और ऑप्शन डी, बैक्टीरिया। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन डी, बैक्टीरिया। तो दांत के सड़ने का कारण क्या है, बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया में भी दो बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या है, तो वो प्रमुख बैक्टीरिया है जिसके कारण दांत सड़ता है या खराब होता है। तो पहला है स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस और दूसरा है लैक्टोबैसिलस। ठीक है, लैक्टोबैसिलस और पहला है स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस। तो हम यहाँ पे म्यूटेंस लिख देते हैं। इस दोनों के कारण जो होता है, क्या होता है, तो दांत में सड़ने का बीमारी हो जाता है। और सब दूसरी बात जान जाइए कि मनुष्य के का पीएच मान जो है, अगर मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होगा, जैसे ही मुंह का लार का जो पीएच मान होता है वो 5.5 से कम होगा, तो दांत में क्या होगा, तो क्षय होना शुरू हो जाएगा, क्षय होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, शुरुआत में जो है मनुष्य के दांत दो बार निकलते हैं। पहला कौन सा अवस्था है, तो शैशव अवस्था में निकलता है। तो शैशव अवस्था में कितने दांत आते हैं, 20 दांत आते हैं, जिसको हम लोग दूध वाले दांत कहते हैं। और दूसरा होता है वयस्क अवस्था। वयस्क अवस्था में 32 दांत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, दशहरी कहाँ की सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है? ऑप्शन ए, नेपाल। ऑप्शन बी, भूटान। ऑप्शन सी, म्यांमार। और ऑप्शन डी, श्रीलंका। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, नेपाल। दशहरी जो है नेपाल की सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है।
यह विक्रम संवत और नेपाल संवत वार्षिक कैलेंडर में सबसे लंबा और सबसे शुभ त्योहार माना जाता है। अब दशही त्योहार में जो है मां दुर्गा का पूजा अर्चना किया जाता है, ठीक है। और यह जो है नेपाल में तो है ही फेमस, साथ ही भूटान, वर्मा और उत्तर भारतीय पहाड़ी में सबसे प्रचलित त्योहार के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। और दशही पर्व पश्चिम बंगाल, बिहार में दशहरा के रूप में मनाया जाता है। बिहार में दशहरा के रूप में हम लोग मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 26 सितंबर, ऑप्शन बी 24 नवंबर, ऑप्शन सी 24 दिसंबर और ऑप्शन डी 26 नवंबर। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी 24 दिसंबर, ठीक है। तो भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है और 24 दिसंबर 1986 को राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। कब किया गया था? तो 24 दिसंबर 1986 में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिनियम लागू किया गया था, लागू किया गया था, ठीक है। उसी तरह अगर बात किया जाए तो 26 नवंबर को, तो 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी मेघालय और ऑप्शन डी सिक्किम। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी मेघालय। तो नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो मेघालय राज्य में स्थित है। और देखिए नोकरेक जो है यह क्या है? तो गारो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। अब देखिए कभी कभी कुछ ऐसा है जो थोड़ा सा अलग टाइप से है, जिसे बोला जाए दिहांग दिवांग, दिहांग दिवांग। यह कहाँ बायोस्फीयर रिजर्व है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश में। उसी तरह नंदा देवी कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में, नंदा देवी उत्तराखंड, ठीक है। मानस असम में है। तो ये सब कुछ है जो कि हम बायोस्फीयर का भी जो है सेपरेट वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करवा देंगे एग्जाम से पहले। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन दंड भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत नहीं दिया जा सकता? मतलब अर्थात हुआ कि भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत वह दंड नहीं दिया जा सकता। ऑप्शन ए संपत्ति का संपहरण, ऑप्शन बी कठोर श्रम के साथ कारावास, ऑप्शन सी आजीवन निर्वासन और ऑप्शन डी मृत्यु। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी आजीवन निर्वासन। तो भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा, ठीक है, 1860 का धारा 53 के अनुसार आजीवन निर्वासन का दंड के सिवाय अन्य दंड दिए जा सकते हैं, ठीक है। और देख लीजिए यह दंड जो है 1949 से पहले दिया जाता था, लेकिन अब इसको बंद कर दिया गया है। 1860 की धारा 53 के अनुसार इसको बंद कर दिया गया। इसके स्थान पे और भी कोई भी दंड दिया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, महान्यायवादी पद किस
स्तर पर है? ऑप्शन ए जिला स्तर पर, ऑप्शन बी राज्य स्तर पर, ऑप्शन सी केंद्र स्तर पर और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी स्तर पर। तो महान्यायवादी का जो पद होता है वो होता है केंद्र स्तर पर, ठीक है। और महान्यायवादी पद का उल्लेख संविधान का आर्टिकल 76 में वर्णित है। यह कभी कभी पूछता है, तो इसको इस आर्टिकल को याद रखिए कि महान्यायवादी से संबंधित आर्टिकल है 76। अब देखिए महान्यायवादी जो होता है वो कौन होता है? तो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति भारत का महान्यायवादी नियुक्त करता है। यह कोई मामूली पोस्ट नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट है उसका जज बनने का जिसमें योग्यता है उसको राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी पर नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति था। ऑप्शन ए अंगद, ऑप्शन बी उपाली, ऑप्शन सी देवव्रत और ऑप्शन डी सुभद्र। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी सुभद्र। और आनंद जो थे वो गौतम बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य थे, सबसे प्रिय शिष्य थे, ठीक है। और बात किया जाए अगर कि गौतम बुद्ध में संघ में शामिल होने वाली पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला थी प्रजापति गौतमी, ठीक है। यह संघ में पहली महिला थी जो कि संघ में शामिल हुई थी। कौन? प्रजापति गौतमी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, 32वें व्यास सम्मान 2022 से किस लेखक को सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, ऑप्शन बी असगर वजाहत, ऑप्शन सी शरद पगारे और ऑप्शन डी ममता कालिया। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अच्छा साथ में यह भी जान जाते हैं कि डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को इनके द्वारा लिखा गया जो उपन्यास था पागल खाना, इसके लिए इनको क्या किया गया था? तो 32वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। पागल खाना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने? ऑप्शन ए राजीव कुमार, ऑप्शन बी वी वी आर सुब्रमण्यम, ऑप्शन सी रघुराम राजन और ऑप्शन डी सुमन के बेरी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी वी आर सुब्रमण्यम। और देखिए कभी कभी यहाँ पर यह भी पूछा जाता है कि नीति आयोग का सीईओ कौन हो गया? वी आर सुब्रमण्यम। साथ ही यहाँ पर उपाध्यक्ष भी पूछा जाता है। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो हैं वह अभी कौन है? तो वह अभी हैं सुमन के बेरी, सुमन के बेरी, ठीक है। यही अभी वर्तमान क्या है? तो यह वर्तमान उपाध्यक्ष हैं। पहले कौन थे? तो पहले जो थे वो उपाध्यक्ष थे राजीव कुमार। राजीव कुमार के स्थान पे कौन आए हैं अभी? सुमन कुमार वेरी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, पहला आईसीसी U19 महिला T20 विश्व कप 2023 का किताब किसने जीता है? ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी इंग्लैंड और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी भारत। यह जो मैच था किसमें था? तो भारत और इंग्लैंड के बीच में था, जिसमें भारत क्या रहा? तो यह किताब भारत जीत गया, भारत विजय रहा। तो इसी के साथ हम लोग जो है करेंट अफेयर्स के प्रश्न को डिस्कस किए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के प्रश्न को। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही जो आपका ग्रुप है उसमें भी शेयर करें, क्योंकि अभी तक
जो भी इस पे सपोर्ट मिला है वो आप सभी के माध्यम से ही मिल रहा है, तो आप लोग थोड़ा और इसको चैनल को सपोर्ट करें। तो यहां से स्टार्ट होता है कंप्यूटर का सेक्टर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इंटेल कोर i9 एक प्रकार का डैश है। ऑप्शन ए एंटीवायरस, ऑप्शन बी प्रोसेसर, ऑप्शन सी मदरबोर्ड और ऑप्शन डी हाई डिस्क। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोसेसर। यह जो इंटेल कोर i9 है यह एक प्रकार का प्रोसेसर है। जनरली भी आप देखते होंगे लैपटॉप या कुछ भी खरीदते होंगे तो i5 है, i7 है, इस टाइप से लिखा हुआ रहता है। तो यह उसका क्या होता है, यह प्रोसेसर होता है। जनरली प्रोसेसर को तीन भाग में बांटा गया है, ठीक है। तीन भाग में प्रोसेसर को बांटा जाता है। पहला जो भाग होता है वो होता है सिंगल कोर प्रोसेसर, दूसरा होता है डबल कोर प्रोसेसर और तीसरा होता है ओक्टा कोर प्रोसेसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, टेलीकॉम क्षेत्र में आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन ए इंटरनेट स्पीड प्रोवाइडर, ऑप्शन बी इंटरनेट स्पीड प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और ऑप्शन डी इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन ए ग्राफिक्स, ऑप्शन बी यूनिक्स, ऑप्शन सी लिनक्स और ऑप्शन डी एमसी ओस। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन ए ग्राफिक्स जो है यह क्या है, तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, www के लिए इनमें से किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए FTP, ऑप्शन बी SMTP, ऑप्शन सी TCP और ऑप्शन डी HTTP। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन डी HTTP। और HTTP का जो होता है यह फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि विभिन्न प्रोग्राम इंटरनेट पर डेटा का आदान और प्रदान कैसे करते हैं। ऑप्शन ए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी ब्लूटूथ, ऑप्शन सी यूआरएल और ऑप्शन डी ईमेल। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन ए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल निर्धारित करता है कि विभिन्न प्रोग्राम इंटरनेट पर डेटा का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर जैसे दिया हुआ है यूआरएल, तो यूआरएल का अर्थ होता है यूनिफॉर्म रिसोर्सेस लोकेटर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग,
निम्नलिखित में से कौन सा ऑफिस पैकेज नहीं है? ऑप्शन ए WPS, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट 2010, ऑप्शन सी क्वांटम और ऑप्शन डी लिब्रे। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी क्वांटम। यह क्या है? तो क्वांटम जो है यह ऑफिस पैकेज नहीं है, जबकि जो WPS है या MS ऑफिस 2010 है या लिब्रे है, तो यह सब क्या है? यह सब एक ऑफिस पैकेज सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑप्शन ए MS DOS, ऑप्शन बी मिंट, ऑप्शन सी उबाटू और ऑप्शन डी जावा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी जावा। जावा जो है यह क्या है? यह एक लैंग्वेज है। हम लोग पूर्व में बहुत सारा सेट में पढ़े हैं कि जावा क्या है? एक लैंग्वेज है, जबकि शेष क्या है? तो यह सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, 1990 में HTML का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए डेविड नोबेल, ऑप्शन बी टिम बर्नर्स-ली, ऑप्शन सी निकोलस वर्थ और ऑप्शन डी केनी कारामर। तो 1990 में HTML का जो आविष्कार किए थे वो किए थे ऑप्शन बी टिम बर्नर्स-ली, और इन्हीं के द्वारा www का भी आविष्कार किया गया था। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले हम लोग जान जाते हैं HTML। HTML का क्या अर्थ होता है? तो HTML का अर्थ होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, और www जो यहाँ पे लिखे हैं हम, इसका अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, तो इसका आविष्कार कौन किए थे? टिम बर्नर्स-ली। और HTML 1990 में इसका आविष्कार हुआ था। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कंप्यूटर शब्दावली में IDN का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए इंटरनल डिजिटल नेटवर्क्स, ऑप्शन बी इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम, ऑप्शन सी इंटरवीन्ड डिस्क नेटवर्क और ऑप्शन डी इनपुट डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन बी। हम लोग पहले ऑप्शन बी की तरफ चलते हैं। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन बी इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम। तो IDN का फुल फॉर्म क्या है? तो इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, वह सिस्टम जो IP पत्ते या IP एड्रेस को आसानी से याद रखे जा सकने वाले प्रारूप में परिवर्तित करती है, डैश कहलाती है। ऑप्शन एक डोमेन नेम सिस्टम, ऑप्शन बी डोमेन नंबरिंग सिस्टम, ऑप्शन सी पैकेट स्विचिंग डोमेन सिस्टम और ऑप्शन डी डोमेन्स। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन ए डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, डोमेन नेम का अगर आपको एग्जाम्पल देखना है तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? जैसे हो गया google.com, yahoo.com, hotmail.com। तो यह सब क्या है? यह सब डोमेन नेम सिस्टम के उदाहरण हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कंप्यूटर के एक मेनू में डैश की लिस्ट होती है। ऑप्शन ए ऑब्जेक्ट, ऑप्शन बी कमांड्स, ऑप्शन सी डेटा और ऑप्शन डी रिपोर्ट्स।
तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी कमांड्स। तो कंप्यूटर के मेनू में कमांड्स की लिस्ट होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कंप्यूटिंग के संदर्भ में एक स्पाइडर क्या है? ऑप्शन ए एक प्रोग्राम जो वेबसाइटों को कैटेलॉग तैयार करता है। ऑप्शन बी सर्च इंजन। ऑप्शन सी एक हैकर जो एक कॉर्पोरेट कंप्यूटर प्रणाली में सेंध लगाता है। और ऑप्शन डी वेबसाइटों को देखने के लिए एप्लीकेशन। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए एक प्रोग्राम जो वेबसाइटों का कैटलॉग तैयार करता है। इसको कंप्यूटर के संदर्भ में क्या बोला जाता है? तो इसी को बोला जाता है स्पाइडर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या है? ऑप्शन ए ऑप्टिकल डिवाइस कोमा जिसके माध्यम से सिग्नल का वितरण नहीं किया जा सकता। ऑप्शन बी फिजिकल फाइबर और ऑप्टिकल फाइबर डिवाइस जिसके माध्यम से सिग्नल को दूर संचार नेटवर्क में उपयोगकर्ताओं तक वितरित किया जाता है। ऑप्शन सी फिजिकल फाइबर जिसके माध्यम से सिग्नल को इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में उपयोगकर्ताओं तक वितरित किया जाता है। और ऑप्शन डी फिजिकल फाइबर जिसके माध्यम से सिग्नल को दूर संचार नेटवर्क में उपयोगकर्ताओं तक वितरित किया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी फिजिकल फाइबर और ऑप्टिकल फाइबर जिसके माध्यम से सिग्नल को दूर संचार नेटवर्क में उपयोगकर्ताओं तक वितरित किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सूचना प्रौद्योगिकी में DASD का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए डिवाइस फॉर एक्सेस एंड स्टोरेज ऑफ डोमेन। ऑप्शन बी डायरेक्ट एक्सेस स्टैंडर्ड डिवाइस। ऑप्शन सी डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डोमेन। और ऑप्शन डी डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न को देखेंगे हम लोग, MS एक्सेस एक प्रोग्राम है। ऑप्शन ए डाटाबेस। ऑप्शन बी प्रोजेटेशन और ऑप्शन सी वर्ड। और ऑप्शन डी स्प्रेडशीट। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी स्प्रेडशीट। तो MS एक्सेस जो है एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग सेट नंबर 8 को डिस्कस किए। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं एक नए सेट के साथ।